कृपया कर स्टेज पर आ जाएं जिससे कि हम कार्यक्रम शुरू कर सकें। धन्यवाद। वेरी वार्म वेलकम। प्लीज। नमस्कार, आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है इस पैनल डिस्कशन में जिसका विषय है विविध भावनाएं कविताओं के संग। सबसे पहले हम सब, मैं और स्टेज पर मौजूद सभी कविगण, नेशनल बुक ट्रस्ट और एस्पायरिंग ऑथर्स अलायंस ऑफ इंडिया को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें इस मंच पर आमंत्रित किया और ये अवसर दिया कि हम सब आप सबसे रूबरू हो सकें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपना और अपने कविजन मित्रों का आप सबसे परिचय करवाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं प्रार्थना करूँगा कि विनोद जी आप अपने बारे में 2 शब्द कहिए। मेरा नाम विनोद कुमार पहिलाजानी है और मैं एक प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और पैशन से राइटिंग का शौक़ है और उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ अपनी किताबें पब्लिश की हैं कविता के माध्यम से और कविता के माध्यम से ही अपने भावों को व्यक्त किया है। उनमें 2 पुस्तकें हैं मेरी। पहली है जो आधा अधूरा कह दूं तो, जो 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी द ग्रेट इंडिया बुक के माध्यम से, और दूसरी है हूँ तुम्हारा जो पिछले साल ही पब्लिश हुई है और वो भी ग्रेट इंडिया बुक के माध्यम से हुई है। धन्यवाद। विनोद जी के लिए ज़रा ज़ोर से तालियां हो जाएं। ऐश्वर्या जी आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगी? नमस्ते, आदाब। मेरा नाम ऐश्वर्या तिवारी है और मैं 4 साल की उम्र से रंगमंच में सक्रिय हूँ और मैंने अपना स्नातक किया है हिंदी साहित्य से और उर्दू, अरबी, फ़ारसी में डिप्लोमा किया है। और एक शेर से शुरुआत करूँगी कि वो कहें तो चाँद भी बिंदी सा है, वो कहें तो चाँद भी बिंदी सा है, मेरे शहर में उर्दू का पहनावा कुछ हिंदी सा है। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और भोपाल से आई हूँ और आप लोगों से कुछ बातचीत करूँगी। ऐश्वर्या जी के लिए तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए। अपने विषय में अगर कुछ कहना चाहूँ तो एक किस्सा बयान करना चाहूँगा। मेरा नाम शंकर सहाय है। तो मेरे एक परम मित्र थे अतुल सक्सेना। तो हम दोनों ने अपना करियर साथ साथ शुरू किया था 1990 में रेमंड वुलन मिल्स से। तो एक बार शाम को हम दोनों बैठे हुए थे, कुछ ऐसी गप्पे मार रहे थे, अपने स्कूल कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि 9th 10th में मैं कुछ सब्जेक्ट्स में थोड़ा वीक था। तो उसने पूछा कि कौन से सब्जेक्ट्स में? तो मैंने कहा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। तो उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एक प्यारी सी गाली दी और बोला ये बता तू अच्छा किस में था? मैंने कहा हिंदी इंग्लिश थे ना। पूरी क्लास के रो रो के 50-60% आते थे। मैं शान से 80-90% दोनों सब्जेक्ट में लाता था और इसीलिए मेरा एवरेज सुधर जाता था। तो तब से इन दोनों भाषाओं से मेरा लगाव शुरू हुआ है और ज़िंदगी के 30 साल रोज़ी रोटी कमाने में अलग अलग कंपनीज़ और अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, रेमंड वुलन मिल्स, आनंद ग्रुप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, पर्ल एकेडमी, MIT यूनिवर्सिटी, इन सब में रोज़ी रोटी कमाने के बाद और साथ साथ सन 2020 में मैंने और मेरी श्रीमती जी प्रीति सहाय ने, हम दोनों ने फैसला किया कि कुछ लिखना चाहिए जो कि हमारा शौक़ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार मैंने कहीं पे 2 लाइनें अपनी लिखी हुई पढ़नी थी कि कुछ शौक़ पालिए ज़िंदगी हंस के कट जाएगी, कुछ शौक़ पालिए
ज़िंदगी हंस के कट जाएगी, ये काम धंधे की धूप एक दिन छट जाएगी। जीवन संध्या में जब आप होंगे उदास, सबकी जीवन संध्या आनी है, जीवन संध्या में जब आप होंगे उदास, ये शौक जगाएंगे जीने की नई आस। तो प्रार्थना करता हूँ आप सबसे कि कोई ना कोई हॉबी, कोई ना कोई शौक ज़रूर रख लीजिए, जिससे कि आप काम से रिटायर हों, ज़िंदगी से रिटायर ना हो। तो ये मेरे बारे में। और एक आज के जो चर्चा का विषय है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं अपने कविगणों से पहला सवाल करना चाहूँगा। आपके विचार से विनोद जी, किसी भी कविता में लय या राइमिंग, या अगर आम चलती भाषा में कहा जाए तुकबंदी, उसका कितना महत्व होता है? नमस्कार सबको दोबारा। कविता लिखना अपने भाव व्यक्त करने की तरह होता है। अगर आप अपने भाव व्यक्त करते हैं उसमें, वो छंदबद्ध हो या अकविता हो, दोनों से कोई खास अंतर नहीं है। बस उसमें एक कहानी होनी चाहिए, एक उसका मतलब होना चाहिए, एक उसका अर्थ निकलना चाहिए। तो जैसे एक मैं अकविता बताता हूँ, मेरे ध्यान में है कि वो खत लिखे थे जो तुमने 20 बरस पहले, वो आज मेरी डिग्रियों के पीछे फटे हाल निकले हैं। एक ही आदमी पे लोड आ रहा है सिर्फ ताली बजाने का। तो देखिए, जितने भी यहाँ पे बैठे हैं हमारे सहयोगी, इनकी जो भूख है वो सिर्फ आपकी प्रशंसा की है और कुछ भी नहीं चाहिए इनको। आप किताब भी बेशक ना लें, सिर्फ जो उनको कह रहे हैं तो उनको सुन के उनकी प्रशंसा करें, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये एक कविता थी। अब एक और है, उदय प्रताप सिंह जी हैं, बहुत बड़े कवि हैं। इनकी एक इसी खत के ऊपर एक कविता है कि ये अब ये छंदबद्ध है। पहले मैंने कविता सुनाई थी जिसमें छंद नहीं थे, कि ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के, होता नहीं है फैसला छिक्का उछाल के, मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे हम कागज़ पे कलेजा निकाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। तो ये छंदबद्ध कविता है, निकाल के, संभाल के। तो इसमें पर दोनों कविताओं में एक कहानी है, तो एक छोटी सी कहानी ज़रूर होनी चाहिए और उसमें भाव ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि मैं तो श्रृंगार का कवि हूँ और मेरे को पता है ऐश्वर्या जी भी ज़्यादातर प्रेम पे ही लिखती हैं। प्रेम मलंग इनकी पुस्तक है, मेरी हूँ तुम्हारा है। और इनके बारे में मैंने, जब मैं पूना में इनके साथ सेशन किया था, तो ये अमृता प्रीतम जी की फॉलोअर हैं और मैं साहिर लुधियानवी का फॉलोअर हूँ। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन है हमारी कविताओं में भी। तो इसी तरह से जब हम खत की बात करते हैं तो एक मेरी अपनी लिखी हुई मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी 4 लाइनें। मैं छोटे छोटे उसमें ही करूँगा सारा काम। ये थोड़ी सी म्यूजिकल होगी कि हवाओं ने बताया है कि एक पैगाम आया है, तड़प भेजी लिफाफे में हमारे नाम आया है, आँखों की खुमारी है या होठों का नशा उसमें, मेरे महबूब ने मुझको छलकता जाम भेजा है, कोई खत भेजा है मुझको जो मेरे नाम भेजा है। तो ये अलग अलग कविताएं हैं, अलग अलग भाव हैं, तीनों में खत का जिक्र है, तीनों में प्रेम का जिक्र है। एक अछंदित है, एक छंदित है, एक बड़े कवि की है, एक हमारी अपनी है। तो
तीनों में खत है, तीनों में प्रेम है, पर तीनों में कुछ न कुछ भाव हैं, तीनों में कुछ न कुछ कहानियाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या जी, आपके विचार। जैसे विनोद सर ने पहले ही बोला कि कहानी, तो मेरा मानना है कि कविताओं में लय होना उतना ज़रूरी नहीं है, आपके भाव और एहसास कितने हैं वो ज़रूरी है। हाँ, मतलब हर चीज़ का सेक्शन है। जैसे आप कहेंगे कि आप कहीं खाना खाने गए तो आपको वैरायटी मिलेगी, दाल मखानी, दाल तड़का, दाल फ्राई, इट्स जस्ट लाइक दैट। तो मुझे लगता है कि जब आप कविताएं लिख रहे हैं तो आपका एहसास और भाव वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप क्या लिखना सोच रहे हैं, क्योंकि शब्द तो वही हैं, कहानियाँ भी वही हैं। हम अपने भाव से लिखते हैं, हम अपने एहसास से लिखते हैं, हम अपने कोई ज़्यादा दुख लिखता है, कोई ज़्यादा खुशी लगता है। और मुझे लगता है कि हम हमारी लाइफ में, हमारे पूरे जीवन में हमें जिन चीज़ों का अभाव ज़्यादा लगता है ना, कि या बहुत अपार होता है हमारे पास, जो अपार होता है वो हम लिख के बांट देते हैं, या फिर जिसका अभाव होता है उसको ढूंढने के लिए हम कहते हैं ना लापता, हमारे जीवन में ये लापता है, तो इट्स लाइक दैट। और कविताएं खुद में एक बहुत बड़ा निबंध लेके चल रही होती हैं, वो बंधी हुई नहीं है कहीं कि उनको बांधा जाए कि वो लय में बंध हैं या वो गद्य में बंध हैं। कविताएं खुद में बहुत बड़ी चीज़ है। मेरी एक कविता है कि कविता कवि के दिमाग में पलती है और जन्म लेती है कलम की कोख से, बड़ी होती है भाषाओं के मेले में, दोस्ती करती है तेज तर्रार मन को पसीज और झंझोड़ देने वाले शब्दों से, कभी आईना देखती है तो कभी आईना दिखलाती है, और एक दिन पूर्ण होकर ब्याह रचा लेती है अपने प्रियतम कागज से, जो बरसों से था उसकी ताक में। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी और विनोद जी। मैं सिर्फ दो महान कवियों की कविताएं पढ़ना चाहूँगा। जैसे विनोद जी ने कहा, आप सब लोग में से बॉलीवुड या हिंदी फिल्म्स का शौक कितनों को है? जाहिर बात है, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनको भी है। तो दो कविताएं प्रस्तुत करता हूं, और दोनों ही कविताओं का कमाल ये है कि दोनों कविताओं को फिल्मों में स्थान दिया गया है। अगर आप बता सकें कि कवि कौन है और किस फिल्म में स्थान दिया गया, तो देखते हैं आपकी नॉलेज कितनी है। पहली कविता है, स्वप्न झरे फूल से मीत चुभे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। कोई बताना चाहेगा कवि कौन है और फिल्म कौन सी थी? गोपाल दास नीरज, बिल्कुल परफेक्ट। पिक्चर का क्या नाम है? पिक्चर का नाम ज़रूरी भी नहीं है, मैंने दिल्ली दूरदर्शन पे देखी थी, बहुत बेकार लगी थी। पिक्चर का नाम है वैसे नई उम्र की नई फसल। तो लेकिन जब मैंने ये गाना सुना, मैं मेरे ख्याल से 12-13 साल का होऊंगा, मुझे गाना बहुत पसंद आया। और 4-5 साल बाद, मैं भाग्यशाली हूँ कि दिल्ली में हूँ तो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। मेरे बड़े भाई साहब कमानी ऑडिटोरियम ले गए, और जैसा कि अभी पिछले जो सेशन था उसमें बात की जा रही थी, मैंने अपनी आँखों के सामने महाकवि गोपाल दास नीरज जी को ये कविता पढ़ते हुए सुना, और तब मुझे समझ आया कि वो जो गाना था वो इस कविता पे आधारित था। और सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि मैं धन्य हो गया, और तब से मेरी कविताओं और कवियों में रुचि बढ़ गई। तो ये जो कविता है इसमें एक राइमिंग है जिसको हम तुकबंदी कह सकते हैं, बहार गुबार फूल शूल। एक और कविता पढ़ता हूँ, अब आपको बताना है कि कवि कौन से हैं, बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, और फिल्म कौन सी थी। मौत तू एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्ज़ों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए जब चांद
उफक तक पहुँचे। दिन अभी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। कवि का नाम कोई गेस करना चाहेगा? हर कवि की एक शैली होती है, तो इस शैली से कोई गेस करना चाहेगा कौन से कवि ये हो सकते हैं? 100% गुलजार साहब। फिल्म आनंद, और आनंद में ये कविता गाने के रूप में नहीं, कविता के रूप में ही प्रस्तुत की गई है। अमिताभ बच्चन जी पे आधारित सीन है और वो इसको कविता की तरह ही गाते हैं। और तब ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक कविता जिसमें कोई लय ना हो, कोई राइमिंग ना हो, उसको गाने की तरह कैसे यूज़ किया जा सकता है। लेकिन गुलजार साहब के उसके बाद लिखे हुए हर जो आप गाना देखिए, वो एक तरह से एक कविता है जिसमें कोई राइमिंग नहीं है। तो इससे हमें शिक्षा ये मिलती है कि जो भी आपके ख्यालात हैं, शाहिद कपूर जी ने बदमाश कंपनी में कहा था, बड़े से बड़ा बिजनेस एक आइडिया से शुरू होता है। तो कोई कविता या कहानी, किस्सा भी एक आइडिया से ही शुरू होती है। आपके पास अगर कोई आइडिया है तो प्लीज़ उसे लिखना शुरू कीजिए। दुनिया उसको जब आप व्यक्त करेंगे तो उसको पढ़ने के लिए बेताब है। तो राइमिंग या राइमिंग ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके ख्यालात क्या हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विनोद जी, आप कुछ कहना चाहते थे? तो कविता जो अपने आप में संपूर्ण विश्व है, क्योंकि कविता के बारे में अगर एक छोटी सी मैं कवि के बारे में, किसी भी कवि की कैसे व्यक्त करता है, उसके क्यों व्यक्त करता है, उसके बारे में कहना चाहूँगा कि जो कह दिया मैंने वो कविता नहीं है, मैं तुमसे बात करता हूँ। जो कह दिया मैंने वो कविता नहीं है, मैं तुमसे बात करता हूँ। तुम नींद हो शांत गहरी सी, मैं ख्वाब हूँ चंचल बहका सा, रोज़ मुलाकात करता हूँ, मैं तुमसे बात करता हूँ। बहुत खूब। अगला सवाल मैं पहले ऐश्वर्या जी से करना चाहूँगा। यदि हम आज के विषय की बात करें, नवरंग विविध भावनाएं कविताओं के संग, तो आपके विचार में आजकल के पाठक किस तरह की कविताएं पढ़ना पसंद करते हैं? जैसे अलग अलग समय में भारत में भिन्न भिन्न कवियों की कविताएं पसंद की गई। छायावाद या रस अगर देखें तो श्रृंगार रस, रौद्र रस, वीर रस। तो आपके हिसाब से आजकल किस तरह की कविताएं पाठक पढ़ना पसंद करते हैं? थोड़ा अलग सही प्रश्न है ये मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता है हम लेखक, सब लोग इतने लेखक हो गए हैं कि पाठक कम हो गए हैं। तो पढ़ने की बात की जाए जहाँ पे, तो मैं तो कहूँगी अगर हम युवाओं में देखें, जो बच्चे स्कूल जाते हैं वो सिर्फ सिलेबस के बाहर कहाँ कुछ पढ़ते हैं। कितना बड़ा साहित्य है हमारे इर्द गिर्द, कितनी सारी किताबें हैं, कितने सारे नए लेखक हैं, पुराने लेखक हैं। पर अगर मैं पढ़ने की बात कहूँ तो पढ़ना कम पसंद करते हैं हम। और लिख रहे हैं सब नए लोग, नए एक शेर है मेरा कि नई नस्ल ने अब लिखना शुरू किया है, ए मोहब्बत तूने ये क्या किया है। दिल पे जख्म रूहों को भी जला दिया है, ए मोहब्बत तूने ये क्या किया है। तो जो मोहब्बत है उसने बहुत सारे लेखकों को जन्म दिया है। ये जैसे ही दिल टूटता है, आदमी कलम पकड़ता है और कविताएं लिखना शुरू करता है, कहानियाँ लिखना शुरू करता है, मंच को साझा करना शुरू करता है। पर मुझे लगता है कि लिखने से ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जितना हम कम पढ़ रहे हैं और ज़्यादा लिख रहे हैं तो हम ये जान ही नहीं पाते कि जो हम लिख रहे हैं वो पहले से लिखा हुआ है कहीं। तो हमको लगता है ये हमारी उपज है, पर पाठक कम हो गए हैं। एंड बात करी जाए अगर मतलब मुझे लगता है कि साहित्य को आगे बढ़ाना है, भाषा को आगे बढ़ाना है,
या किसी भी लिखी हुई चीज़ को आगे बढ़ाना है तो आजकल के युवाओं का इंटरेस्ट सिनेमा में है, थिएटर में है। और सिनेमा थिएटर ये एक ऐसा ब्रिज है जो कविताओं को, कहानियों को आगे हम तक, मतलब जैसे मैंने सैम बहादुर के बारे में मैंने अपने जीवन में कभी नहीं पढ़ा था, मैंने कहीं मतलब नाम सुना था पर कहीं जाना नहीं था। तो जब गुलजार साहब की बेटी ने ये फिल्म बनाई सैम बहादुर, तब मुझे पता चला कि सैम बहादुर कोई थे। तो इसलिए कि ये एक ब्रिज है और इस ब्रिज को हम कैसे, क्योंकि हम हर चीज़ में डेवलप कर रहे हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि किताबें और आगे जाएंगी, ऑनलाइन बिकेंगी। पहले तो किताबें ही आसपास थी, चीज़ें थी। तो वो बनते बनते मतलब वो कब चिट्ठियाँ कब किताबें बन गई, कब किताबें अखबार बने, ऐसे डेवलप हुआ है। तो मुझे लगता है अभी भी हाल फिलहाल हमें हमारे पाठकों तक पहुँचने के लिए किसी भी लेखक को एक ब्रिज की ज़रूरत है। इस चीज़ की अभी कमी है क्योंकि पाठक कम हैं। हम बैठ के घंटों शायद किताब में व्यतीत करना नहीं पसंद करेंगे, पर हाँ अगर इन सब चीज़ों की फिल्म बन जाए, गाना बन जाए तो हमें याद हो जाएगा। गाने जल्दी याद हो जाते हैं क्योंकि एक पिक्चर है, एक रिदम है उसमें। तो ये ब्रिज की कमी है अभी भी, मुझे जहाँ तक लगता है। अगर पाठक बढ़ाने हैं तो मुझे लगता है स्कूल के सिलेबसों में भी बहुत सारी चीज़ें बढ़नी चाहिए। हम वही वही पढ़ते आ रहे हैं। हमारे युवा जितने भी हैं, अगर मैं उनसे उनकी मतलब कहेंगे कि उनकी भाषा में बात करने की कोशिश करूं तो उनको उनकी मातृभाषा से ही वो अभी तक मिलाप नहीं है उनका। मराठी बच्चा है तो मराठी नहीं जानता, हिंदी बच्चा है तो हिंदी ज़्यादा नहीं जानता, और एक नई भाषा की उत्पत्ति उससे पहले हो गई है, वो है हिंग्लिश। तो हिंग्लिश जो है उसको जन्म दिया व्हाट्सअप ने। जो उनकी जननी है वो उनको प्रमोट कर रही है क्योंकि उनके पास डेवलपमेंट का और ब्रिज का साधन ज़्यादा अच्छा है। तो मेरे को लगता है कि एक पाठक बनेंगे हम तो हमारी ये जो मुंडी है जो व्हाट्सअप के लिए झुकी जा रही है वो ऐसे गर्व से खड़ी रहेगी। और मतलब यहाँ देखने के बाद मुझे पता चलता है कि लोग शौकीन हैं किताबों के और चीज़ें बढ़ रही हैं क्योंकि लिखने का इंटरेस्ट बढ़ रहा है लोगों में। पर अब भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अच्छे पाठकों की, समझने वालों की कमी कम है क्योंकि हमने खुद ही बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, ज़्यादा पढ़ा नहीं। जो आजकल एक शब्द है एक्सप्लोर नहीं किया, हमने ज़्यादा, हम घुसे ही नहीं उस जंगल में। तो हम जब तक साहित्य के जंगल में नहीं घुसेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए जैसे मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ, हिंदी लिटरेचर, तो जब मेरी पढ़ाई शुरू हुई तो मेरा जो मैं इग्न्यू से पढ़ाई किया तो मेरा एक विषय था हिंदी में ही कविता स्पेशली और गद्य। तो कविता और गद्य में क्या अंतर है, छायावादी कवि जैसे आपने बात करी, इन सब में क्या अंतर है वो मुझे तब पता चला जब मैं साहित्य की ओर बढ़ी। तो मुझे लगता है कि हमें साहित्य से जुड़ना ज़रूरी है और उससे पहले हमें भाषा से जुड़ना ज़रूरी है क्योंकि आप विदेशों में देखेंगे हमारी पूरी संस्कृति, हमारी परवरिश, हमारे तौर तरीके, बच्चे वहाँ पे, आप इंडोनेशिया बाली जाएंगे वहाँ सबसे बड़ा संस्कृत का स्कूल खुल गया है आज के टाइम पे, बच्चे वेद पढ़ रहे हैं और हम यहाँ फ्रेंच जर्मन पढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पाठक बढ़ाने हैं अगर तो भाषा बढ़ानी पड़ेगी और कोई भी नदी हो, कोई भी सागर हो, उसको पार करने के लिए एक ब्रिज लगता है और कविताओं को और किताबों को आगे बढ़ाने के लिए अब भी वो ब्रिज कहीं कहीं ना कहीं नहीं है। तो वो हम लोग का काम है, आप लोगों का काम है कि एक 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 पलड़ा बनाते जाएं ताकि एक ब्रिज बने और सारे लेखक, सारे पाठक एक अच्छे मुकाम तक पहुंच पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, आपके विचार। कविता का एक्चुअली जो स्वरूप है वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग विचारों के साथ अलग अलग रूप में हुआ है। कई छायावादी, बट सबसे जो सार्वभौमिक है वो श्रृंगार रस है, जो हमेशा सुना गया है, समझा गया है। हाँ, अगर कभी भगवान ना चाहे युद्ध होता है तो वीर रस भी है, तो सामाजिक चेतना के लिए तो वो दूसरे नंबर पे आता है। पर मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं श्रृंगार रस पे ज़्यादा लिखता हूँ तो, और मैंने ज़्यादातर सुना भी है उसको, उसके लिए ज़रूरी नहीं है दिल का टूटना, दूसरों के टूटे हुए दिल देख के भी लिख सकते हैं। तो श्रृंगार रस पे लिखा जा सकता है। और कविता के बारे में जहाँ बात हो रही थी, तो कविता आपको पत्थर से लेके पहाड़ तक किसी भी चीज़ में मिल जाएगी। आपका देखने का तरीका, आपका विजुअलाइजेशन, आपकी कल्पना इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि आप उसको देखें और आप उसके भावों को समझ के एक कहानी का लेखन अपने मन में ले लें। आपको इंडिया में कंटेंट की कमी नहीं है, आप यहाँ घूमेंगे प्रगति मैदान में, आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा।
तो कंटेंट की कमी नहीं है, आप उसको किस तरह से भावों को व्यक्त करते हैं। और उसके लिए सबसे पहले, जैसे ऐश्वर्या जी ने बताया, कि आपको शब्दों का ज्ञान ज़रूरी है, और शब्दों के ज्ञान के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप साहित्य को पढ़ेंगे नहीं तो आपके पास शब्द नहीं होंगे व्यक्त करने के लिए। आपको पता है कि आप क्या फील कर रहे हैं, पर आपको लिखने के लिए वो शब्द चाहिए, और वो शब्दों का ज्ञान हमेशा पढ़ने से आएगा। आपको वो विचार पढ़ने पड़ेंगे लोगों के, आपको किसी ना किसी साहित्य में अच्छे से उसके समुंदर में घुसना पड़ेगा उसके अमृत का पान रसने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जब आप लिखते हैं और दूसरे के दिल में कैसे महसूस होता है, तो उसके लिए 4 लाइनों में मैं व्यक्त करता हूँ जो मेरी अपनी है, कि अगर जो मैं लिख रहा हूँ वो दूसरे तक कैसे पहुँचेगा, या जो दूसरा है वो कैसे समझेगा इसको, कि मेरे ज़िंदगी के मायने वही समझा होगा, मेरे ज़िंदगी के मायने वही समझा होगा जिसकी धड़कनों में मेरे दिल का कुछ हिस्सा होगा। कहते सुनते आए हैं, कहते सुनते आए हैं लफ्ज़ मोहब्बत, कहते सुनते आए हैं लफ्ज़ मोहब्बत, जिसके गीतों छंदों में कुछ किस्सा होगा, उसी की धड़कनों में मेरे दिल का कुछ हिस्सा होगा। बजा दो यार, तालियां बजा दो यार सारे। बहुत खूब विनोद जी। तो विनोद जी ने अभी एक बात कही कि पत्थर से लेके पहाड़ तक किसी में भी आपको कविता मिल सकती है। अभी छायावाद का जिक्र हो रहा था, और छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। महादेवी वर्मा जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद जी और सुमित्रानंदन पंत जी। तो जो अभी बात हो रही थी कुदरत पे, कुदरत के एलिमेंट्स पे आप कैसे कविता लिख सकते हैं, जयशंकर प्रसाद जी की 2 लाइनें कहना चाहूँगा। स्कूल में मैंने पढ़ी थी, सरदार पटेल विद्यालय में। मेरे जो हिंदी के टीचर्स थे, श्रावत मैम और श्री कमल सत्यार्थी जी, आज तक मुझे याद हैं। उस असीम नीले आंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, उस असीम नीले आंचल में देख किसी की मृदु मुस्कान, मानो हंसी हिमालय की हो फूट चली करती कलगान। तो जयशंकर प्रसाद जी ने एक आप नेचर या कुदरत के एलिमेंट्स को श्रृंगार रस से इस तरह जोड़ दिया कि आपको ऐसा लगेगा कि कुदरत की बात ही नहीं हो रही है, प्रकृति की बात नहीं हो रही है, कोई प्रेमी अपनी प्रेयसी का वर्णन कर रहा है। अगला प्रश्न मेरा विनोद जी से है। आपके मुताबिक किसी भी लेखक या लेखिका के लिए रचनात्मकता या क्रिएटिविटी और लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी, इन दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना कितना ज़रूरी है? देखिए, रचनात्मक होना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि रचनात्मकता जन्म देती है किसी भाव को, और आप उस भाव को व्यक्त कैसे करते हैं उस पे, वो उस पे डिपेंड करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि आप कितनी लोकप्रियता हासिल कर लेते हैं उससे। तो इसमें बैलेंस बनाने के लिए आपको, आप जो अपने दिल में सोच रहे हैं किसी भी भाव को, उसको आप किस तरह से लयबद्ध तरीके से लिखते हैं और कहते हैं, और वो दूसरा सुनता है और वो चीज़ उसके दिल तक पहुंचती है, वो लोकप्रियता का पार्ट है। तो आपकी रचनात्मकता इसी में ही है कि आप उसको कैसे लिखते हैं और कैसे दूसरे के दिल तक अपनी बात कह सकते हैं, वो लोकप्रियता होती है। और फिर उसका प्रेजेंटेशन, जो उसको कैसे आप, प्रस्तुति आपकी कैसी है, उसके ऊपर होता है। बहुत आजकल लोकप्रियता अगर बात करें तो बहुत फुअर तरीके से भी मिल रही है, तो उसको उसको हम रचनात्मकता नहीं बोलेंगे, वो हम उससे लोग ऑफेंड होते हैं। मतलब वो बहुत ऐसी चीज़ है कि जिसको हम नहीं मान के चलते, लेखक लोग तो नहीं मान के चलते।
और कोई भी एक प्रतिबुद्ध आदमी जो होगा, जो समझता होगा समाज को, वो नहीं मानेगा। पर ठीक है, वो एक अलग पार्ट है, वो कमर्शियल पार्ट है। लेकिन रचनात्मक होने में आपको लोकप्रियता अभी नहीं मिलेगी तो बाद में मिलेगी। मैं इसी विषय पे बताता हूँ कि मिर्ज़ा गालिब जो थे, उन्होंने जब लिखा तो मुझे नहीं लगता उनको उस समय कोई जानता भी था शाही घराने के अलावा, या वहाँ पे भी उनकी कोई खास इज्जत थी। पर जब मिर्ज़ा गालिब को प्रेजेंट किया जगजीत सिंह ने, या लोगों तक पहुँचाया, तो एक आम आदमी जो उनके शेर समझता तक नहीं है, उसे भी उसमें बहुत रस आता था, मज़ा आता था। तो आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो आपको लोकप्रिय बनाएगा। आपका लेखन रचनात्मक ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐश्वर्या जी, आपके विचार। रचनात्मकता और लोकप्रियता की बात की जाए तो इसके लिए मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि बचपन से रंगमंच में सक्रिय थी। 5 फॉर्म ऑफ डांस करती थी, कथक, भरतनाट्यम, कथकली, छाऊ, पुरुलिया छाऊ। उसके अलावा मैंने संगीत की शिक्षा ली, ध्रुपद गायकी, ख्याल गायकी, और उसके बाद मैं अभी हाल फिलहाल वायलिन सीख रही हूँ। तो रचनात्मक बहुत थी। और वो कहते हैं ना, वैसे तो मैं कहूँ मतलब इसी क्षेत्र की बात नहीं की जाए अगर, तो लेखन के अलावा भी हम आम जिंदगी में भी बड़े रचनात्मक होते हैं। माएँ, अगर हम देखें माएँ कितनी रचनात्मक होती हैं कि वो खाने की जब थाली सजाती हैं, उसमें अगर रचनात्मकता नहीं हो तो वो बच्चे को शायद वो भूख ही नहीं होगी कभी। वो बड़ी रचनात्मक है, इसलिए वो मना लेती है किसी को भी कि कैसे उसको उसको बात मनाना आती है। तो उसके पास कहेंगे कि भावनाओं के साथ साथ रचनात्मकता है, अपनी बात को रखने का, चीज़ें करने का। तो रचनात्मकता जन्म से ही हमारे भीतर पल रही होती है। फिर जब हम उसको टटोलते हैं, जानते हैं, समझते हैं, तो पता करते हैं कि भाई कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। ये सोर्स हमें जब पता चलता है कि हमारे अंदर क्या क्रिएटिविटी है, जो बहुत ज़्यादा है, तब हम उस चीज़ को ढूंढ पाते हैं। अब बात आई कि अगर रचनात्मक हैं आप, कुछ लोगों ने पढ़ाई, कहते हैं एजुकेशन से लेते हैं चीज़ें, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, रचनात्मक हैं वो लोग। अब अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास, उनने पढ़ाई करी, चीज़ें करी, अपनी चीज़ों को हासिल किया, पर जॉब नहीं है, मान के चलिए। तो वो बहुत ऐसा है, मतलब पर मेरे लिए मैं भाग्यशाली थी। मेरे साथ ये था कि मैंने 2019 अपनी पहली किताब जब छपवाई, प्रेम मलंग के किस्से, तो वो 4 दिसंबर मेरे हाथों आई किताब, और 5 दिसंबर को मेरी बहन बम्बई जा रही थी और वो मेरी दीदी रवाना हो गई उनके साथ, किताब के साथ। मेरी बहन सिनेमा में काम करती हैं, तो हाल फिलहाल फिल्म जगत में अच्छा नाम कर रही हैं वो। तो वो किताब गई, और सबसे पहले वो सुधीर मिश्रा जो निर्देशक हैं, जिनने बहुत सारी फिल्में निर्देशित की हैं, उनके पास पहुंची। उसके बाद वो धीरे धीरे वो कारवां शुरू हुआ, तो वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के पास पहुंची, आलिया भट्ट के पास पहुंची, अमिताभ बच्चन जी के पास पहुंची, और इन सब ने मेरी किताब को प्रमोट किया। सब ने पढ़ने के बाद इसको अच्छे से प्रमोट किया। और उसके बाद जो मेरी एक दिली ख्वाहिश थी, कहते मेरे लिए जो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी था कि मेरी रचनात्मकता, तो मेरा पेन नेम है गुलश्री, तो मेरा बड़ा मन था कि गुलजार साहब तक पहुँचे। और वो कहेंगे कि वो यूनिवर्स ने, वो पूरी संसार ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी कि मेरी किताब गुलजार साहब तक पहुंची, और मुझे उसके लिए भी बहुत ऐसे मतलब प्रोत्साहित किया गया। तो द थिंग इज़ कि रचनात्मक हम सभी हैं। मतलब अगर हम डिफरेंस देखा जाए तो क्रिएटिव लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, आपको अपना लोहा मनवाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर हम जैसे बात कर रहे हैं नवरस की, तो अपनी क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को लोकप्रियता तक पहुँचाने के लिए आपके अंदर वो वीर रस होना चाहिए, वो वीरता होनी चाहिए। अगर वो वीरता है, वो सहजता और करुणा है, तो आपकी बात कहीं भी जहाँ पहुँचनी होगी, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, वो कहीं ना कहीं पहुँच जाएगी। तो वो ज़रूरी है। और अपॉर्चुनिटीज़ कम है, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वही इसके पहले वाले जो प्रश्न है वो बड़ा कनेक्टेड है इससे। ब्रिजेस, नदियाँ बहुत हैं, सागर बहुत हैं, हमारे पास सोर्स कम है, और वो सोर्स धीरे धीरे बन रहे हैं। तो वही है, वेट एंड वॉच। जितना सहज रहेंगे, जितना आप वेट करेंगे, आप पहुंच जाएंगे। और रचनात्मकता तो जहां पहुंचना है वो तो डंके की चोट से पहुंचेगी ही पहुंचेगी, ऑब्वियस बात है। तो आप
कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, वैसा है। तो ये कारवां आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, ये आपको करते रहना है। आप लिख रहे हैं तो आपको पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जावेद अख्तर साहब कहते हैं, एक चीज़ कहते हैं वो, कि रियाज करना बड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप रियाज करेंगे तो आप राज करेंगे। तो लिखते रहना, पढ़ते रहना आपका रियाज है। वो राज आप कब कर जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, वो इम्पोर्टेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से हम तीनों अभी यहाँ बात कर रहे थे नवरस की। तो आप में से कितने लोग कुछ बताना चाहेंगे कि नौ रस कौन कौन से होते हैं? काफ़ी रस तो हम अभी बोल चुके हैं, बात कर चुके हैं, श्रृंगार रस, वीर रस। तो नौ रस कोई बताना चाहेगा कौन से हैं? एक दो से शुरू कर दीजिए जो हमने नहीं बताए हैं। हास्य रस और करुणा रस बताया है मेरी श्रीमती जी ने, लेकिन वो माना नहीं जाएगा क्योंकि कल जब मैं तैयारी कर रहा था तो वो मुझे सुन रही थी। तो जो बहुत पहले एक मैंने रिसाइटल देखा था, एक डांस देखा था सोनल मानसिंह जी का, और उसमें 9 रस का उन्होंने वर्णन उन्होंने दिखाया था, बहुत कमाल का था। तो तब से 9 रस बहुत एक फ़िलासफ़ी है जो मुझे बहुत पसंद आती है। आपसे ये 9 रस शेयर करना चाहूँगा। हास्य रस, वीर रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस, भय रस, रौद्र रस, विभत्स रस, करुणा रस और शांत रस। शांत रस को कुछ लोग कहते हैं कि वो रस नहीं है, वो तो एक अल्टीमेट कल्मिनेशन है कि आप शांति पा गए। तो शांत रस को कहा जाता है कि वो 9 रस का समन्वय है, लेकिन ये 9 रस माने जाते हैं। इसमें एक रस की कविता आपको सुनाना चाहूँगा क्योंकि विषय नवरंग है। आप में से कितने लोग 1960s और 1970s में बॉर्न हुए हैं? है काफ़ी। तो उस वक्त के जो पैदाइश थी लोगों की, आजकल के लोगों से मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। हमारी न्यू ईयर ईव होती थी, टेलीविज़न ऑन करके दिल्ली दूरदर्शन पे हास्य कवि सम्मेलन आता था, और बड़े बड़े हास्य दिग्गज कवि, आप नाम लीजिए, काका हाथ रसी, जैमिनी हरियाणवी, शैल चतुर्वेदी, हुल्लड़ मुरादाबादी, सब रस एक के बाद एक और बेहतरीन कविताएं सुनाते जाते थे। और हमारी पता ही नहीं चलता था कि 12 कब बज गए। वो वहाँ पे एक सायरन बजता था दिल्ली दूरदर्शन की स्क्रीन पे, और तब अच्छा हैप्पी न्यू ईयर करके समाप्त हो जाता था। तो काका हाथ रसी जी मेरे फेवरेट कवि हैं, उनकी 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। मोती जैसे दांत थे मुखमंडल जो इंदु, मोती जैसे दांत थे मुखमंडल जो इंदु, और लड़ी आंख से आंख तो हुआ मोतिया बिंदु। तो मोतियाबिंद जैसी बीमारी पे भी कवि ने हास्य की कविता लिख दी। मोती जैसे दांत थे मुखमंडल जो इंदु, लड़ी आंख से आंख तो हुआ मोतिया बिंदु। लाभ बतलाएं तुमको, सुगढ़ सुंदरी एक किंतु 2 दिखे हमको। तो उनकी व्याख्या के अनुसार जब मोतीबिंद या मोतियाबिंद होता है तो एक के बजाय 2 ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो ये एक हास्य रस का उदाहरण था। मेरा अगला प्रश्न ऐश्वर्या जी आपसे है। पहले आप अपनी लिखी हुई कोई कृति की कुछ पंक्तियाँ क्या सुनाना चाहेंगी? नहीं नहीं, ये तो मतलब एक, हाँ, और ये तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोई कवि अगर बोल दे कि नहीं मैं सुनाना, ये वही बात हो गई, ये पाठक और ये तो वही बात हो गई पाठक और लेखक वाली, कि आप क्या समझते हैं कि कितने पाठक हैं कि ऐसी कविताएं सुनना पसंद करते हैं। मेरी एक कविता है, तुम इमरोज हो जाओ तो शायद मैं अमृता कहलाऊं, तुम लैला लिखो तो मैं अल्लाह सा नूर पाऊं, हीर रांझे के किस्से पढ़ूं तो इश्किया कहलाऊं, मैं रोमियो जूलियट की जोड़ी की मिसालें कहूं तो अंग्रेजी में लव स्टोरी लिख जाऊं।
मैं साहिबा सी श्रृंगार करूं तो तुम में जाबाज मिर्ज़ा पाऊं। मैं रेगिस्तान की रेत पर तुम्हारा नाम लिखूं तो ढोला मारू सी प्रेम प्यास अपने भीतर जगा पाऊं। मैं तुम्हारे अंदर बाजीराव सा प्रेम देखना चाहती हूँ अपने लिए। मैं चाहती हूँ इश्क करना जात पात से परे, और मस्तानी सी नाचना चाहती हूँ झूम झूम कर। मैं लकीरें बनाकर मिटाना चाहती हूँ। मैं हर दीवार पर हम दोनों का प्रेम लिखना चाहती हूँ। मैं बिछड़ कर फिर तुमसे मिलना चाहती हूँ। सुनो, मैं ज़िंदगी में हर प्रेम मलंग के किस्से अपने हिस्से रखना चाहती हूँ। मैं मस्त मौला होकर तेरे जैसे कुम्हार की कच्ची मिट्टी बनना चाहती हूँ। मैं शुरू से अंत तक सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी। विनोद जी, आपकी कुछ पंक्तियाँ। पहले आप सुना दिए, फिर हम सुनाएंगे। तो मैं श्रृंगार रस पे ही लिखता हूँ और अलग अलग प्रेम पे लिखता हूँ। अभी मैंने एक बहुत लेटेस्ट कविता लिखी है और ये पहली बार इस मंच से कहना चाहूँगा। ये मेरी तीसरी पुस्तक जो आ रही है उसके लिए मैंने लिखा था। अगर आप लोगों ने उसको सराहा तो फिर ये आगे जाएगी, नहीं तो यहीं रुक जाएगी। ये है मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा इसको। प्रेम प्रेम से है प्रेम अनंत, प्रेम से है प्रेम अनंत, देखे दिखाए कई बसंत। प्रेम शब्द का अर्थ है, प्रेम के हैं अर्थ अनंत। प्रेम नाम वैराग्य का, प्रेम नाम वैराग्य का, प्रेम ग्रस्त के संग, प्रेम बिना सब सूना है, प्रेम है सतरंग। प्रेम शब्द का अर्थ है, प्रेम के है अर्थ अनंत। हम प्रेम शब्द का अर्थ होता है, आप कुछ भी कह सकते हैं किसी भी रिलेशन में, किसी भी कंटेक्स्ट में, पर अगर हम सिर्फ प्रेम बोलते हैं तो उसके कई अर्थ हैं और अनंत अर्थ हैं। प्रेम ही आभास है, प्रेम ही एहसास है, प्रेम है उत्तेजना, प्रेम ही उल्लास है, प्रेम ही तो है जीवंत। प्रेम शब्द का अर्थ है, प्रेम के है अर्थ अनंत। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। जैसा कि कहा गया है कि दो कवियों ने अपनी रचनाएं सुना दी हैं। मेरी पुस्तक है, हमारी पुस्तक है, मेरी और मेरी श्रीमती जी की, चंदोसी जंक्शन। और ये आप कह सकते हैं कि ये तो हिंदी का मंच है, तो अंग्रेज़ी की पुस्तक मैं क्यों लाया हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी तक ये अंग्रेज़ी में थी, लेकिन अगर आप लोगों की दुआ रही और ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्दी इसका हिंदी रूपांतर भी आप लोगों के बीच में होगा। ये पुस्तक, किताब क्या है, उसके विषय में मैंने कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, वो आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। छोटे शहर की वो तंग गलियाँ, छोटे शहर की वो तंग गलियाँ, पेड़ों की छाँव और ताल तलैयाँ, नरम घास पे गर्म धूप सेंकना, नरम घास पे गर्म धूप सेंकना, बुने ख्वाबों को पूरा होते देखना, देहरी त्याग के जाना सात समंदर पार, या अपनों के लिए लौट आना हर बार, गोधुली में लौटती गैयों का रवाना। मेरे ख्याल से आजकल के जो बच्चे हैं वो इन सारी चीज़ों को सोच नहीं पाएंगे, लेकिन हमारी पीढ़ी के जो व्यक्ति हैं वो इनसे रिलेट कर पाएंगे। गोधुली में लौटती गैयों का रम्हाना, तंगी में भी संतोष की दौलत कमाना, माटी की भीनी खुशबू महकाए जो मन, बीते युग की याद दिलाए चंदोसी जंक्शन। तो ये किताब 1942 से 1982 के भारत के बीच में जो आम लोग थे उनकी ज़िंदगी पर आधारित है। 25 छोटी बड़ी कहानियां हैं कि उस समय लोग कैसे रहते थे। ज़्यादा इन्वेंशंस नहीं हुए थे, टेलीविज़न, सेल फोन, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, कार बहुत गिने चुने लोगों के पास होती थी।
टेलीविज़न नहीं था, कलर टेलीविज़न तो दूर की बात है, अलग अलग चैनल्स बाद में आए। तो उस वक्त की ज़िंदगी लोगों की किस तरह की थी? थोड़ी बहुत स्ट्रगल, लेकिन बहुत सा संतोष और बहुत खुश ज़िंदगी, उसके बारे में ये 25 कहानियाँ हैं। मेरा आखिरी सवाल विनोद जी पहले आपसे, उभरते हुए लेखकों के लिए या कवियों के लिए आपका क्या संदेश है? संदेश तो सिर्फ पहले भी हमने इसको व्यक्त किया है कि जो भी कवि बनना चाहते हैं या लेखन में आना चाहते हैं, किसी भी तरह के लेखन में जिसमें प्रोज हो या कविताएं हो या स्टोरीज हो, वो अपने भावों को कहीं ना कहीं व्यक्त करने के लिए पहले साहित्य को पढ़ना सीखें, उसमें शब्दों को जानना सीखें, दुनिया को एक अलग नज़र से देख के हर को कहानी को कहीं ना कहीं लिखना सीखें। जब आप लिखना सीखेंगे, पढ़ना सीखेंगे, तो आपका लेखन अपने आप एक अच्छे उसमें आ जाएगा। और फिर लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अगर आप अपने भावों को व्यक्त करने के लिए का सामर्थ्य रखते हैं तो भावों को व्यक्त करना मेरे हिसाब से लेखन है। और जैसा मैंने अपनी किताबें अभी 2 हैं मेरी, एक तो जो आधा अधूरा कह दूं तो, और एक हूँ तुम्हारा है। हूँ तुम्हारा अभी लेटेस्ट मेरी साल पहले ही आई है। तो मैं हूँ तुम्हारा के बारे में 2 लाइनों में व्यक्त करके संपूर्ण करता हूँ, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं हैं। तो मेरी सारी मन की बातें, मेरी सारी मन की बातें खाली कागज कह गया, हूँ तुम्हारा आखिर में खत पर लिखा रह गया। क्या बात, बहुत खूब। ऐश्वर्या जी, आपका कोई संदेश उभरते हुए लेखकों या कवियों के बारे में? हाल फिलहाल तो मैं खुद उभरती हुई लेखिका हूँ पर हाँ, ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ को बोलने से, अपनी बात रखने से कभी ना झिझकें, क्योंकि एक झिझक हमारे अंदर सब में होती है कि हम बोलें नहीं बोलें, करें नहीं करें। वो झिझक हटा दीजिए, क्योंकि एक ही ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी को बिल्कुल खुले आसमान में परिंदे की तरह जिए। और हाँ, वो बात अलग है, हमें सबको तिनके बटोरने पड़ते हैं अपना घोंसला बनाने के लिए, तो वो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। अपने तिनके इकट्ठे करते रहिए, मौसमों से लड़ते रहिए, नए शहरों में घूमते रहिए। और मुझे लगता है कि अगर आप चाहते हैं कि आप लेखक बने, तो लेखक तो मतलब सभी, मैं कहूँगी माँ सबसे बड़ी रचनाकार होती है। वो पूरी ज़िंदगी और अपनी पूरी फैमिली लिखती है, वो सबका ख्याल रखती है। माँ जो होती है वो सबसे बड़ी रचनाकार होती है, वो रचती है। तो मुझे लगता है कि हम सब शुरू से ही रचनाकार हैं, बस हमें पता ही नहीं है कि क्या हमारे भीतर छुप गया है। तो वो कारण है वो झिझक, और वो कारण है कि हम किस आसमान को चुन रहे हैं अपने उड़ने के लिए, क्योंकि आसमान बड़ा अनंत है और सबकी अपनी स्पीड है, सबका अपना, कहते हैं ना, एक दौड़ में हर कोई तो फर्स्ट नहीं आ सकता। तो सब अपनी कहते हैं अपनी ताकत के हिसाब से लड़ रहे हैं। तो पहले तो रसों की बात थी, तो मैं कहूँगी वो सारे रस अपने अंदर जीवित रहने दीजिए। रोना है तो रो दीजिए, हंसना है तो हंस दीजिए, और वो वीरता कभी ख़त्म मत होने दीजिए अपने अंदर, जो आप अपनी बात सामने वाले के सामने रख सकें। तो लेखक बनना है कहते, क्योंकि एक कहावत है ना, वो जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो जहाँ सूरज भी नहीं पहुँच पा रहा है, वहाँ कविताओं से कवि पहुँच जा रहा है। तो अगर आपको लेखन करना है तो आप वही रचनात्मकता बनाए रहिए, कलात्मकता बनाए रहिए, पढ़िए, खूब लिखिए। ज़रूरी नहीं है किताबें पढ़ें, हम अखबार भी पढ़ सकते हैं। आजकल हम अखबार भी नहीं पढ़ते हैं, हम अखबार भी पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कहानियाँ पढ़ सकते हैं, हम इंसानों को पढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है किताबों से भी ऊपर हम एक जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है ना, हमें एक इंसान को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जिस दिन हम एक इंसान को पढ़ने लगेगा ना, वो भाव, वो भावनाएं, वो एहसास आप में खुद जीवित रहेंगे।
क्योंकि मैं देखती हूँ, मतलब कई बार मैं देखती हूँ कि मेरा मन उदास है, पर मेरे चाचा जी का जन्मदिन है और मुझे उनको व्हाट्सअप पे विश करना है, तो मैं उनको लिखूँगी हैप्पी बर्थडे और दिल विल भेज दूँगी। पर क्या मैं वाकई दिल से वो चीज़ कर रही हूँ? नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एहसास मर गए हैं। हम अपनी चीज़ों को बनावटी बना रहे हैं, हम खुला नहीं रख पा रहे हैं, वो झिझक रख रहे हैं कहीं ना कहीं, ये बोलेंगे तो क्या होगा, ये सोचेंगे तो क्या होगा। तो खुद को आज़ाद कर दीजिए, देश आज़ाद हो चुका है पहले, हमको खुद को आज़ाद करने की बहुत ज़रूरत है। जितना आज़ाद रहेंगे उतना ख्याल आज़ाद रहेंगे। और खूब जर्नी कीजिए, नेचर से जुड़िए। मुझे लगता है कि जितना आप प्रकृति से जुड़ेंगे, जितना आप घूमेंगे, आप उतना सोचने समझने की शक्ति अपने अंदर बढ़ा पाएंगे। क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम सब लोग लूप में बैठ गए हैं, एक जगह हमने कैद कर लिया अपने आप को। तो लेखक क्या, मैं तो कहती हूँ ज़िंदगी में कुछ भी बनना हो आपको, आपको अपने विचार, अपने ख्याल, अपनी सोच, सबको आज़ाद करना होगा। अगर हम बंधे रहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। और जिस दिन हम ये बंदिश खोल देंगे, उस दिन भावनाएं खुद आ जाएंगी, उस दिन कहानियाँ खुद आ जाएंगी, कविताएं खुद आ जाएंगी। और बस इतना ही। और आप सबका शुक्रिया बहुत सारा कि मतलब मैं अपनी बात आप लोग के सामने रख पाई। बहुत बहुत धन्यवाद ऐश्वर्या जी। मैं सिर्फ 4 लाइनें अपनी लिखी हुई कहना चाहूँगा, जो कि मैं हर अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, इनफैक्ट हर उस व्यक्ति को कहता हूँ, चाहे वो कवि बनना चाहे, लेखक बनना चाहे, प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन, या कोई भी किसी कंपटीशन में बैठना चाहे। जैसा कि अभी कहा ऐश्वर्या जी और विनोद जी दोनों ने, कि आपको पहल खुद ही करनी होगी। तो उस पर 4 लाइनें मैंने लिखी हैं। महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। तो कुछ साल पहले रणवीर सिंह जी ने कहा था अपना टाइम आएगा, मेरे ख्याल उससे थोड़े अलग हैं। तो 4 लाइनें इस तरह से हैं। महफिल में भरा पैमाना बढ़ के उठाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है, वो और होंगे जिन्हें रहता है समय का इंतज़ार, वो और होंगे जिन्हें रहता है समय का इंतज़ार, हमारे लिए वक्त को वक्त से पहले बुलाया जाता है, अपना टाइम आता नहीं लाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और मैं चाहूँगा कि हम सब आप सबसे इसी तरह जुड़े रहें, बार बार आपसे मिलते रहें। और यदि आपको रुचि हो तो प्रोग्राम का समय समाप्त हो रहा है, लेकिन बैक स्टेज आप हमसे मिल सकते हैं, हमारी किताब के बारे में जान सकते हैं। एक आखिरी मेरे ख्याल से एक फ़ोटो, ग्रुप फ़ोटो हो जाए जी। थैंक यू वेरी मच। हॉल नंबर 6 में ये सारी बुक्स अवेलेबल हैं ग्रेट इंडिया बुक के काउंटर पे, जिसको भी लेनी हो वहाँ ले सकते हैं। अभी हम वहीं जाएंगे, साइंड कॉपी भी मिल सकती है अगर जिसको लेना हो। मेरी किताब हॉल नंबर 6 में नहीं मौजूद है। कहाँ पे मौजूद है वो मैं इस मंच से नहीं बोल सकता हूँ, इट इज़ नॉट करेक्ट। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट एनी वन ऑफ अस at the end of the program. Thank you. Thank you very much for being a wonderful audience. Thank you. बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ ही साथ आप सभी का भी बहुत बहुत आभार। लेकिन आप कहीं पर भी ना जाएं, क्योंकि साहित्य एक समुद्र है और उस समुद्र में तैरते हैं हमारे और आपके बहुत सारे विचार। उन्हीं विचारों को कहा जाता है सवाल और जवाब। सवाल जो संशय हैं, जवाब जो विचार हैं हमारे और आपके मन के। उन्हीं विचारों को शब्द स्वरूप देने के लिए प्रस्तुत हैं यहाँ पर अन्य कई और विभूतियाँ। इसी कड़ी में अगला आयोजन जो प्रस्तुत है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान राष्ट्रपति निवास शिमला के द्वारा।
विषय जिसका है भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान द्वारा प्रकाशित कृतियों पर परिचर्चा एवं विमर्श। तो आप सब हमारे साथ जुड़े रहें, क्योंकि ये वो सिलसिला है जहाँ पर आपके सवालों को नई उड़ान और एक नए पंख देने के लिए उपस्थित हैं कई सारे महान विभूतियाँ, जिसको लेकर के मिर्ज़ा गालिब ने भी कहा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आपके सवाल और आपके जवाब दोनों प्रस्तुत हैं यहीं पर।